नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास का किताब है स्पेक्ट्रम, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम जो इस किताब का जो अंतिम में दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट समरी, पूरा स्पेक्ट्रम का निचोड़, ठीक है। तो परिशिष्ट, ठीक है, परिशिष्ट या फिर अपेंडिक्स, इसी को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। आपका चौथा जो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन होगा। तो इसमें आपका महात्मा गांधी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी, इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन प्रारंभ किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन दिए थे, उनसे भारत का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। तत्पश्चात उपनिवेशी शासन की वास्तविक मंशा को भांपकर गांधी जी ने यह ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ किया था। इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यही उन्होंने करो या मरो की ऐतिहासिक नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी, इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन प्रारंभ किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन दिए थे, उनसे भारत का कोई वर्ग संतुष्ट नहीं था। इसके बाद उपनिवेशी शासन के वास्तविक मंशा को भांपकर गांधी जी ने यह ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यही उन्होंने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्हें 21 दिन का उपवास रखा था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, तो ये कांग्रेसी समाजवादी दल के सदस्य थे तथा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका एवं अच्युत पटवर्धन, ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा तथा ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। चित्तू पांडे, ये स्वयं को गांधीवादी कहते थे। इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस थानों एवं सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया तथा समानांतर सरकार की स्थापना की थी। उषा मेहता, इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्यता थी जिसने आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू, यद्यपि प्रारंभ में नेहरू ने गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहे उदारवादियों का समर्थन किया, किंतु बाद में ये गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुमित मोरारजी, इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में इनकी गणना भारत के प्रसिद्ध महिला उद्योगपति में की जाने लगी, सुमित मोरारजी का, ठीक है। रास बिहारी बोस, ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, मार्च 1942 में स्थापित का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। और इन्होंने कई वर्षों तक जापान में निर्वासित जीवन बिताया। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के पराजय के बाद इन्होंने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया था। कैप्टन मोहन सिंह, तो ये एक भारतीय सैनिक थे। तो ये एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे, किंतु जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया तथा जापानी सेना के अधिकारियों ने इन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ मिलकर कार्य करने का आदेश दिया। इन्हें आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया था।
तो कैप्टन मोहन सिंह ये एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे, किंतु जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया तथा जापानी सेना के अधिकारियों ने इन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ मिलकर कार्य करने का आदेश दिया और इन्हें INA इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक यह नारा सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण नारा था, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। इनके नेतृत्व में INA ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। तो सुभाष चंद्र बोस इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक यह नारा सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण नारा था, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। इनके नेतृत्व में INA ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। श्री राजगोपालाचारी एवं भूलाभाई देसाई ये दोनों कट्टर उदारवादी थे, जिन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इनका तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए, और जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो श्री राजगोपालाचारी एवं भूलाभाई देसाई तो ये दोनों कट्टर उदारवादी थे, जिन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की। इनका तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए, और जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। KG मसरूवाला तो KG मसरूवाला तो इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे। इनका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना था। तो KG मसरूवाला इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे और इनका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना था। केटी भाष्यम ये बेंगलोर के एक कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने कई औद्योगिक संघों के गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कई हड़तालों का आयोजन करने में सहायता की। सतीश सामंत यह स्थानीय कांग्रेसी नेता थे तथा ताम्लुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के ताम्लुक सब डिवीजन में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मतांगनी हजारा तो ये ताम्लुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। 29 सितंबर 1929 को सुताहाट पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई। मतांगनी ने गोली लगने के बाद भी तिरंगा झंडे को अपने हाथों से नहीं छोड़ा था। लक्ष्मण नायक ये अशिक्षित ग्रामीण थे, जिन्होंने कोरापुट के जनजातीय तबके के जयपुर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु संगठित किया। इनके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया तथा तोड़फोड़ की। एक वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या के आरोप में 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाना पाटिल इन्होंने सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो नाना पाटिल इन्होंने सतारा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, तो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।